सभी लोगों को जय हिंद, नमस्कार। आज का वीडियो टॉपिक अब ऐसे मिलेगा असम राइफल के लोगों का जायज़ हक समय पर। एक दो संस्थाएं हैं, इसको समय पर समस्या का समाधान ये करवा देती हैं, तो संस्थाओं का विस्तार या फिर संस्थाओं का विस्तार करके जो है समस्या का समाधान होगा, न्याय मिलेगा। तो इससे बहुत सारे लोगों का मानना है कि इसमें जो है संस्थाओं का विस्तार करना ही कोई बुरी बात नहीं है, इससे ही समस्या का समाधान होगा अब ऐसे हालातों में। क्योंकि इससे जो एक तो नई अगर संस्था बनेंगी तो ईमानदार लोगों को अवसर मिलेंगे। क्योंकि इसमें जिस तरह से कभी कभी क्या होता है कि अच्छे जो ईमानदार मेहनती लोगों को इग्नोर किया जाता है, उनको मौका नहीं मिल पाता है। तो इसी कारण से आगे बढ़ने के लिए जो है, जहाँ तक हमारी बात है, हम अभी तक अरेवा के साथ हैं और जो है सब लोग अधिकतर अरेवा के सदस्य हैं। अरेवा संस्था के लिए हमने बहुत सारे लोगों ने वर्षों तक अपनी फ्री सेवा दी है और मेंबरशिप रिन्यू, डोनेशन, मीटिंग हॉल, फ्री व्यवस्था, वर्षों तक मेंबरशिप फॉर्म भरने का ऑफिस का काम खुद मैंने भी किया है। तो अभी भी हम करते रहते हैं, लेकिन सिस्टम द्वारा लगातार अपीजमेंट और इग्नोरेंस एक निराशा का कारण है। और सिस्टम के महत्वपूर्ण लोगों द्वारा बार बार इसको टाला जाना, इग्नोरेंस करना, जायज़ हक को, जायज़ अधिकारों को नज़रअंदाज करते हुए जलील करना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसी बातें निराशा को जन्म देती है। बहुत सारे काबिल मेहनती लोग जिन्होंने असम राइफल के वास्तविक गौरव के सपने देखे थे और आज इस अपीजमेंट सिस्टम के अंदर वो अकाल मृत्यु को, असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। आपने देखा होगा, हमारे भले उनकी मृत्यु किसी ने किसी इसका हमारे पास वो नहीं है कि उनकी जो है कैसे मौत हुई है, लेकिन वो अकाल असमय मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमारे लाल सिंह जो कमांडेंट जो कि इसके अध्यक्ष थे, वो उनकी डेथ हो चुकी है। और इसके अलावा जो बहुत सारे और अधिकारियों की डेथ हो चुकी है जो कर रहे थे, इसमें सदस्य थे। और इसके अलावा जो है कई जेसीओज और बहुत सारे, अब हर एक ज़्यादातर तो जीडी के लोगों की मौत हुई है और उनके सपने अधूरे रह गए हैं। अभी भी कोई आशा की किरण नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा असम राइफल परिवार में जिसमें कि विभिन्न ट्रेड वर्ग हैं, आपस में मनमुटाव की स्थिति में। और मैंने पहले वीडियो में दिया था, असम राइफल एक परिवार है जिसमें अलग अलग ट्रेड आपस में भाई हैं। कोई भी परिवार भाइयों में जब बढ़ जाता है तब वो परिवार तब भी वो एक रहता है, मनमुटाव नहीं होना चाहिए। भले ही वो चूल्हे अलग हो जाते हैं, लेकिन परिवार तो ये वह है, तो वो एक ही खानदान है, एक ही वह है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। एक ही ट्रेड में एक ही कुछ हर एक ट्रेड में सक्षम लोग होते हैं, काबिल लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, जो कि खाली अपने ट्रेड के लिए नहीं, पूरी असम राइफल के लिए, देश के हित के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन इस अपीजमेंट सिस्टम के कुछ लोगों द्वारा जो है स्वार्थ की नीयत से, व्यक्तिगत लोभ लालच की नीयत से, व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से गलत नीयत से गुमराह किया जाता है लोगों को। व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत लालच से उनका साथ नहीं देने के लिए, उनका साथ जो है नहीं जाने के लिए उकसाया जाता है। जो कर सकते हैं, जो सक्षम लोग हैं, तो मेरे बारे में उकसाया गया लोगों को, जबकि लोग जो है संस्था में खुद हमने जो है तन मन धन से महत्वपूर्ण योगदान दिया है और दे रहे हैं। और
लेकिन इस तरह से इग्नोरेंस, भाई उनकी क्या समस्या है सालों तक जो है अगर किसी भी संस्था में जो फंड को डील करते हैं, जो वो चलाते हैं, भाई वो उनके पास एक पावर होती है, फंड की पावर एक महत्वपूर्ण पावर, और सारा जो है जो मैन पावर और फंड पावर संस्था में महत्वपूर्ण वो होती है, और जो उसके संचालक होते हैं और उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर कि भाई मेरे कौन किन लोगों को क्या उनका योग्य हक मिल रहा है, उनके योग्य जो है मेरे सदस्यों को। तो इसी के चलते जो है अभी जो है नई संस्थाओं का जन्म हो रहा है। अभी केरल में हो गया, आने वाले समय में इस अपीजमेंट सिस्टम में सुधार नहीं हुआ, लोगों को समय पर उनका योग्य हक और असम राइफल का वास्तविक मान सम्मान नहीं मिला, तो नई पीढ़ी है, हज़ारों कह रहे हैं कि अभी 40,000 लोग तो हमारे जो 2040 के बाद भर्ती हो गए हैं, जो कि जिसमें पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, सभी ग्रेजुएट लोग ज़्यादा हैं, और वो लोग अपना योगदान देंगे इस सिस्टम को सुधारने के लिए। और वो पढ़े लिखे होंगे तो अनुशासित भी होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे और ईमानदार भी होंगे, ऐसा लोगों का कहना है। व्हाट्सएप ग्रुपों में हमने देखा है, हायर स्टडी वो लोग किए हुए हैं, ज़्यादा मेहनती लोग हैं। महोदय, नई संस्था बनाने में किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, जहाँ तक लोगों का कहना है, और मेरा भी मानना है कि कोई सक्षम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और मेहनती लोग आगे बढ़ेंगे तो असम राइफल का भी वास्तविक मान सम्मान दिला सकते हैं। और यदि ईमानदारी से चलेंगे तो, वरना लोभ लालच अपीजमेंट की मानसिकता से इंसान ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जो संस्था के मेंबर हैं उनकी भी महत्वाकांक्षा है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। व्यवस्था में रिफॉर्म लाकर परफॉर्म भी आवश्यक है। सब लोगों ने पढ़ा होगा, भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सबसे पुरानी जो पार्टी कांग्रेस वर्तमान में थी, और वर्तमान में सबसे जो शक्तिशाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी वो भारतीय जनता पार्टी है। और कांग्रेस ने भी आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान, कांग्रेस के टाइम पे ही देश आज़ाद हुआ। इसके अलावा कई और भारतीय जनता पार्टी ने में के बहुत सारे ईमानदारी लोग ज़्यादा होने के कारण, एक अच्छी विचारधारा के लोग, ईमानदार विचारधारा के लोग ज़्यादा होने के कारण अभी जो है एकदम उलट हो गया। तो इसके अलावा बहुत सारी जो लोकल राजनीतिक पार्टियां हैं, आप सबको मैं बताता हूँ, भारत जो की जो सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी शायद 1835 में इसका जन्म हुआ था, या 1885 में इसने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी। जो अभी देश में सबसे शक्तिशाली पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी। और हालांकि मैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं ये इतिहास है और मैं जानकारी दे रहा हूँ। 1951 में भारतीय जनता पार्टी, जो कि कांग्रेस से ही इसमें लोग आए, जैसे 1951 में जो बनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे जो थे ये उपाध्याय, उनका पूरा नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने इसकी बुनियाद रखी 1981 में। और 1980 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सहित जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, और इसके अलावा बहुत सारे लोग थे जो कि जैसे मजबूत नेताओं ने, और फिर इसका नाम बदलकर जनसंघ पहले इसका नाम था, फिर भारतीय जनता पार्टी रखा। इसमें जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक थे और उपाध्याय जी थे।
वो भी पहले कांग्रेस में थे। तो ये मतलब चलता रहता है, क्योंकि किसी की विचारधारा किसी की कैसी, किसी की कुछ होगी, तो उस हिसाब से देश में परिवर्तन, बदलाव, रिफॉर्म होते रहते हैं, लाते रहते हैं। तो 1951 में जो जनसंघ बनने के बाद बहुत से लोग कांग्रेस से जनसंघ में आ गए, और अभी भी बहुत सारे लोग जो है यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ करते रहते हैं। भाजपा से कांग्रेस में जाते हैं, बहुत सारे कांग्रेस से भाजपा में आते हैं, और नई नई पार्टियाँ बनती है। तो ये बड़े लेवल में जब ऐसा हो रहा है, तो संस्था लेवल में भी ऐसा होना स्वाभाविक है। हालांकि मैंने बता दिया, मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं हूँ, लेकिन इतिहास देखता हूँ, देश के इतिहास को पढ़ता हूँ, इसलिए चाहे संस्था ले लो, चाहे पार्टी ले लो, ये जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिर्फ विचारधारा नहीं, महत्वाकांक्षा के कारण देश में बहुत सारी जो पार्टियां और संस्थाएं बनती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे संगठन बनते हैं। इसमें किसी को आपत्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है कि जितनी ज़्यादा संस्थाएं होंगी, अधिक संस्थाएं होंगी, सक्षम लोग, अच्छे ईमानदार लोग उनको बनाएंगे, तो उसमें पारदर्शिता आएगी, कंपटीशन होगा, तो समस्याओं का समाधान और न्याय होने में देर नहीं लगेगी। जहाँ तक सदस्यों की बात है, तो कोई भी सदस्य या पार्टी या संस्था को तभी बदलता है सदस्य जब उसे उसमें बेहतर भविष्य नज़र आता है, या उसमें ईमानदारी नज़र आती है, या उसमें कुछ अच्छा करने के लोग आते हैं। तो इसलिए देश में संस्था और पार्टियों का विस्तार देश के विकास और देश के व्यवस्थाओं में जो सुधार लाने में मदद करता है। इसलिए अधिक से अधिक संस्थाएं बनेंगी तो अच्छा ही है। पार्टियां भी ईमानदार पार्टी बनेंगी, नैतिकता, मानवता, गुणवत्ता, तर्क, तथ्य और सत्य, लॉजिक, फैक्ट एवं ट्रुथ होना चाहिए। देश में फ्रॉड, अपीजमेंट, सेल्फिश जो ग्रीड मेंटालिटी से काम नहीं होना चाहिए। सेल्फलेस होना चाहिए, सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए। तो इससे देश में अराजकता भी नहीं बढ़ेगी, और देश कभी भी जो है इससे ऐसी चीज़ों से, जो सेल्फिश मानसिकता है, नकारात्मक मानसिकता से जो है कि ये अराजकता बढ़ती है, लोभ, लालच, ग्रीड मेंटालिटी से, और देश कभी भी उन्नति नहीं करता, और न ही देश के लोगों का जायज़ हक मिल पाता है। एकता और अनुशासन, मेहनत, ईमानदारी से, मेल मिलाप, प्रेम से संस्था हो, पार्टी विस्तार से कोई भी लोकतांत्रिक देश ज़्यादा उन्नति कर सकता है। आम जनमानस जो सामान्य मानवी के जीवन में जो है कि लाइफ स्टाइल में सुधार होता है, उसकी रोज़मर्रा की जो दिनचर्या है उसमें जो है सुधार होता है। तो रिफॉर्म तो वो ज़रूरी होता है। और फोर्स, बल, डिपार्टमेंट में ज़्यादा जो पारदर्शिता आ सकती है, अगर आती है, अगर ज़्यादा कंपटीशन होता है तो। लेकिन शिष्टाचार, मेल मिलाप, लोकतांत्रिक देश, त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा, बलिदान वाली फोर्स और अन्य डिपार्टमेंट की जो की खूबसूरती होती है, तो बशर्ते तब जब हम प्रत्येक देशवासी आईना, जो मिरर को साफ करने के बजाय खुद के चेहरे को साफ करें। ये एक महत्वपूर्ण ये शायर है कि ज़िंदगी भर गालिब एक ही भूल, एक ही गलती करते रहें, और धूल गंदगी चेहरे पे थी खुद के, और आईने मिरर को साफ करते रहे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरों को ही हमें जो है सुधारने के बजाय भाई हमारी खुद हमने क्या किया, क्या जो है खुद अपनी अंतर आत्मा से हमें पूछना होगा कि हमने जो है
इस देश से जायज़ लिया या नाजायज़ लिया, और फिर उसके बाद बात करनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में हर आदमी का मौलिक हक है कि वो अपनी आवाज़ को जो है देश के महत्वपूर्ण लोगों तक पहुंचाए। अब जिस प्रकार से आज देश में हालांकि महत्वपूर्ण प्रधान पदों पे बैठे हुए रिफॉर्मिस्ट हैं लोग हैं, और सुधार, एकता, प्रेम की भावना वाले भी लोग हैं, और सामान्य मानवीय के जीवन में जो उनकी बुनियादी ज़रूरत है उनको पूरा करने की सोच वाले लोग भी हैं। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास वाले लोग हैं। तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा है हमारा? कहीं ना कहीं तो ये दाल में काला है या दाल ही काली है, यह एक प्रश्न चिन्ह है। तो ये वीडियो लंबा हो रहा है। मैं अंत में असम राइफल के भूतपूर्व सैनिकों की अंतरात्मा की आवाज़ के बारे में कुछ शब्द कहूँगा कि असम राइफल के त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान के एक अव्वल इतिहास की वजह से असम राइफल के लोगों के अंतरात्मा की आवाज़ असम राइफल को जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की तरह आर्मी रेजिमेंट बनना, असम राइफल के लोग जो 90,000 से 1,25,000 परिवार हैं और 65,000 सेवारत परिवार है, ऐसा देखना चाहते हैं कि अंतरात्मा की आवाज़। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये दिखा रहा हूँ कि क्योंकि त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा, बलिदान का एक अव्वल इतिहास है। तो लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ संवैधानिक लोकतांत्रिक अड़चनें हैं, ऐसा आभास हो रहा है। तो लोगों का मानना है कि यदि एकदम ऐसा नहीं हो सकता है तो जायज़ सुधार संभव है। तो बेसिक पेंशन जो मूल जो समस्या है, बेसिक पेंशन संबंधित, प्रमोशन संबंधित जो जायज़ सुविधाओं संबंधित जो अपीजमेंट हुआ है, उसे यथाशीघ्र रिवीजन करके उसकी पॉलिसी बनाकर ठीक किया जा सकता है। तो पॉलिसियों में परिवर्तन और सुधार लाकर जायज़ हक दिलाया जा सकता है। इसके लिए जो देश में जो है देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदय और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और CDS हैं साहब हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब हैं और असम राइफल के डायरेक्टर जनरल हैं, संस्थाओं के जो शीर्ष पदों पे बैठे हुए लोग हैं, तो ये न्याय कर सकते हैं। ये जो पॉलिसी ऐसे ही बना सकते हैं, ज़रूरी मतलब ये जो है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे उस सिस्टम तक इस आवाज़ को ले जाने में हमारे अंदर भी कमी है। तो हमें उस कमी को दूर करना होगा और एकजुट होकर सही लोगों को अपना समर्थन देने के लिए आप बात करें, आप वीडियो में कमेंट्स करें। मोबाइल नंबर मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर बात करें। तो मैं जो है हालांकि हम लोग अरेवा संस्था के साथ हैं और जब तक जो है अरेवा संस्था के जो एक मेहनती आदमी है जनरल सेक्रेटरी साहब, भले ही वो जायज़ हक दिलाने में अभी तक असमर्थ रहे हैं, लेकिन मेहनती आदमी हैं वो। और तो उन्हें कभी ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम उनको जो है वो करेंगे, ले डाउन करेंगे। हमने कभी उनको ले डाउन अभी तक नहीं किया है। तो भविष्य में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो है ऐसी नौबत ना आए, उनका आशीर्वाद बना रहे बस। और लेकिन ये होगा और आने वाले समय में हो सकता है उन्हीं के माध्यम से हो या जैसे भी हो, इसका समाधान होगा और न्याय देना पड़ेगा। और हम लोकतंत्र संविधान के साथ हैं
और तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा है। धन्यवाद, जय हिंद। अधिक से अधिक शेयर करें और बात करें आप मोबाइल नंबर पे। धन्यवाद।